गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन में। तो आज 13 जून 2020 है। दैनिक जागरण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम जाने से पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें दे दें। ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों यूपीएससी 2020 इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, आने वाले जो यूपीएससी है वो इसको से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। लेकिन अभी हमें आप जिसका जवाब दे दो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में। राइट, क्वेश्चन है कि एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार स्मॉल इंडस्ट्रीज किसे कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए, निवेश 5 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 25 करोड़ से कम होना चाहिए। बी, निवेश 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। सी, निवेश 15 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 75 करोड़ से कम होना चाहिए। या डी, निवेश 20 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया है इसको। देखो, आज का जो फर्स्ट न्यूज है वो है जीएसटी काउंसिल को लेकर के। जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, इन्होंने जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की है। कुछ निर्णय हुए हैं, निर्णय अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीएसटी काउंसिल पे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम हर जगह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके बेसिक्स में जाएंगे। बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है कि आखिर जीएसटी काउंसिल होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 279A, ये आर्टिकल याद रख लेना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी काउंसिल के फॉर्मेशन की व्यवस्था की गई है। हमने आपको बताया कि भारत के संविधान में अगर किसी बॉडी की चर्चा है, किसी निकाय की चर्चा है, किसी आयोग की चर्चा है तो उसे कहा जाता है संवैधानिक निकाय, संवैधानिक आयोग। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक आयोग है। जिस तरह से निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक आयोग है, जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है, उसी तरह से जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक आयोग है। क्लियर है। इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता फिनांस मिनिस्टर करती हैं। हमारे देश की केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इनके जो सदस्य होते हैं राज्यों के, भारत के जितने भी स्टेट हैं राज्यों के वित्त मंत्री इनकी सदस्य होते हैं। तो फिनांस मिनिस्टर, देश के फिनांस मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी काउंसिल के, और सदस्य होते हैं राज्यों के फिनांस मिनिस्टर। एक फेडरल बॉडी है, एक संघीय बॉडी है जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और दोनों मिल करके डिसीजन लेते हैं कि जीएसटी में क्या बदलाव होना चाहिए। तो बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए जीएसटी काउंसिल के बारे में, और इतना से ही क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, सेकेंड न्यूज जो है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले तो ये न्यूज समझ लो कि न्यूज क्या है। NIRF, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो NIRF जो है एक सरकार की निकाय है, एक HRD मिनिस्ट्री की एक निकाय है, जिसका काम होता था कि देश की जो यूनिवर्सिटी है, देश के जो इंस्टीट्यूट है उसको रैंकिंग देना। राइट। तो अभी NIRF ने डिसाइड किया है कि ना सिर्फ वो देश के इंस्टीट्यूट को रैंकिंग देगी बल्कि विदेश के इंस्टीट्यूट को भी रैंकिंग देगी। जैसे मान लो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है तो उसको भी रैंकिंग देने का काम करेंगे। वर्ल्ड के जितना यूनिवर्सिटी है उसको भी रैंकिंग देगी। भारत की यूनिवर्सिटी के साथ साथ वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी को भी रैंकिंग देगी। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा? इसका पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि भारत के जो छात्र कहीं जाना चाहते हैं किसी विदेश के किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, वो इस रैंकिंग के आधार पे उसकी गुणवत्ता को जांच करके वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। राइट। तो ये तो न्यूज़ हो गया। इस न्यूज़ के पीछे जो है बैकग्राउंड अधिक इंपॉर्टेंट होता है। हमने कई बार बोला है कि आपको बेसिक पॉइंट अधिक इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी हमेशा बेसिक से क्वेश्चन पूछती है। राइट। तो इसका बेसिक्स क्या है? इसका बेसिक्स है कि NIRF के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क,
ये HRD मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2015 में स्टार्ट हुआ। 15 में इसकी जो है शुरुआत हुई, राइट। ये जो है देश के इंस्टीट्यूट की गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर उसकी रैंकिंग देती है, और कुछ किस आधार पर रैंकिंग देती है वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, इसी में यूपीएससी आपको फंसा सकता है, राइट। फर्स्ट जो मापक है जिसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है वो है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस। सेकेंड जो है वो है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, राइट। थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम्स। फोर्थ है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, राइट। और लास्ट है अनुभूति यानी परसेप्शन। तो ये जो है 5 पॉइंट है। इसी 5 पॉइंट के आधार पे ये देश की संस्थाओं को रैंकिंग देने का काम करती थी, और अभी इसी 5 पॉइंट के आधार पे ये विदेश की संस्था को भी, विदेश के इंस्टीट्यूट को भी, हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी को भी रैंकिंग देने का काम करेगी। क्लियर है? इतना आपको पता होना चाहिए इस न्यूज में। देखो, भारत और अमेरिका के सहिष्णुता हो रही है गायब राहुल गांधी, ठीक है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज जो है हमारे पास कोई भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिटेल से आज हम चाहते हैं कि डिस्कस करें भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों को लेकर के, और हो सके तो इसको पेन और पेपर पे जाकर के नोट कर लेना, जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या संबंध हैं। तो चूंकि ये चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी जो है भारत में अमेरिका के पूर्व जो है डिप्लोमेट है उनसे वार्ता कर रहे थे, और उसके जो उन्होंने वक्तव्य दिया उनको काउंटर किया है लॉ मिनिस्टर। न्यूज़ बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन इसका बैकग्राउंड अधिक इम्पोर्टेंट है। बैकग्राउंड क्या कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या संबंध हैं, क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, कहाँ एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कहाँ एक दूसरे का विरोध करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन हम डिटेल से करेंगे। देखो, इंडिया और अमेरिका के बीच में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि भारत और अमेरिका अगर किसी अपने सहयोगी के साथ, जैसे अमेरिका का सहयोगी हुआ नाटो, यूरोपियन कंट्री अमेरिका का सहयोगी हुआ, ब्रिटेन अमेरिका का सहयोगी हुआ, तो अमेरिका अपने किसी सहयोगी के साथ 4 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट करता है, राइट। तो अमेरिका अपने किसी सहयोगी के साथ 4 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट करता है। उस 4 में 3 एग्रीमेंट हम ऑलरेडी अमेरिका के साथ कर चुके हैं, राइट। पहला है कॉमकासा यानी कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। दूसरा है लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 16। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया को लेकर के कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने भी कुछ इस तरह का समझौता किया है, जहां ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक भारत के बेस का यूज़ कर सकते हैं, वहीं भारत का नौसैनिक ऑस्ट्रेलिया के बेस का यूज़ कर सकते हैं। और संयोग से ये देखिए कि अमेरिका के साथ ये समझौता हमने काफ़ी पहले किया था, 2016 में ही किया था, जिसे कहा गया लेमोआ, जहां हम अमेरिका के नौसैनिक बेस का यूज़ कर सकते हैं, भारत का पोत वहां जाके रिफिल करवा सकता है, ईंधन भरवा सकता है, राइट। तीसरा है GSOMIA यानी जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002, लेकिन एक समझौता साइन नहीं किया है। हो सकता है यूपीएससी आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन से एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया है। तो याद रखना बेका, BECA, ये जो 4 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है उसमें एक एग्रीमेंट में हमने साइन नहीं किया, जिसका नाम है बेका यानी बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट, राइट। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि STA 1 का दर्जा दिया गया, भारत को उन्होंने STA 1 का दर्जा दिया, ये आई गेस 19 या 18 में दिया है। तो इसमें क्या होगा कि उन्होंने नाटो को ये दर्जा दिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया को ये दर्जा दिया है। इसका मतलब ये हुआ है कि हम वैसे हथियार को, वैसे सामान को अमेरिका से आसानी से परचेज कर सकते हैं जो अन्य देश वहाँ परचेज नहीं कर सकता। यानी अमेरिका के हथियार तक इंडिया की पहुँच होती है, अमेरिका से इंडिया बहुत सारे हथियार खरीद सकते हैं जो अन्य देश नहीं खरीद सकते हैं। तो इसे कहा गया STA 1 यानी स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन।
2+2 वार्ता, भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता होती हैं, जहां भारत के विदेश मंत्री और भारत के वित्त मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के वित्त मंत्री आपस में मिलकर डिस्कशन करते हैं, वार्ता करते हैं, स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं, उसे ही कहा गया है 2+2 वार्ता, राइट। ट्रेड सरप्लस की स्थिति अमेरिका से, जैसे जहां हम चीन से जो है ट्रेड निगेटिव की स्थिति में है, जहां चीन से हमें प्रत्येक वर्ष नुकसान होता है लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास का, वहीं अमेरिका से हमें प्रत्येक वर्ष फायदा होता है। अमेरिका जितना सामान हमें भेजता है उससे कहीं अधिक सामान इंडिया अमेरिका को पहुंचाता है, राइट। तो भारत जो है ट्रेड सरप्लस की स्थिति है, लगभग $25 बिलियन ट्रेड सरप्लस की स्थिति है, जिसे आपने कई बार सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि भारत इसको कम कीजिए, राइट। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी की भूमिका, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो क्षेत्र हुआ, यहाँ पे अमेरिका और इंडिया दोनों सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, और खास करके चाइना को इनकाउंटर करने के लिए ये जरूरी भी है। आतंकवाद और रणनीतिक पे सहयोगी, हमने देखा है कि मसूद अजहर, जिसे हम आतंकवादी घोषित करना चाहते थे, अमेरिका के प्रयास से ही उसे आतंकवादी घोषित हुआ, राइट। तो यहाँ पे दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, हमारे देश के बहुत सारे व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं, इवन जो गूगल का हेड है वो भी अमेरिका में रहता है, वो भी इंडियन है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो अमेरिका में काम करते हैं, बाद में क्या होता है कि वो इंडिया को अपने घर पे जो है पैसा भेजते हैं, जिससे इंडिया को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है भारत और अमेरिका के बीच में। चुनौती क्या है? क्या विवाद के पक्ष है भारत और अमेरिका के बीच में? बिल्कुल है। पहला है कि जीएसपी से, जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम, जीएसपी से बाहर कर दिया गया है इंडिया को। अमेरिका ने जीएसपी से इंडिया को बाहर कर दिया गया है, जिसमें $190 मिलियन का सामान हम अमेरिका को निर्यात करते थे। क्लियर है? बहुत सारा सामान, जैसे मान लो जूते बनाने के लिए जो है चमड़ा वगैरह निर्यात करते थे, छोटे छोटे सामान निर्यात करते थे नॉर्मली इसमें, तो उसको जीएसपी से बाहर कर दिया है, यानी उस पर जब कोई टैरिफ नहीं लगता था, अब वहां पे उस पर टैरिफ लग रहा है। H1B वीजा का इशू है। आज जो है इस जो न्यूज है, पेपर है, इस पेपर में भी दिया हुआ है। तो H1B वीजा क्या है? यानी जो हमारे देश के जो कामगार हैं, हमारे देश के जो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अमेरिका जाते हैं तो वो H1B वीजा हासिल करते हैं। तो इसको लेकर के इशू है, अमेरिका इसको लेकर के प्रतिबंधित कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि भारत के लोग यहाँ पे आकर के रोजगार प्राप्त करते हैं और अमेरिका के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इसलिए हम इसको समाप्त करने जा रहे हैं, राइट। हार्ले डेविडसन बाइक का भी इशू है। जब भी ट्रंप साहब मोदी जी से मिले हैं, उन्होंने इस इशू को लेकर के चर्चा किया। इंटरेस्टिंग है। और ये बाइक इंडिया में लगभग 15 या 16 लाख के आसपास ये बाइक मिलती है। ट्रंप साहब का कहना है कि इस बाइक पे जो आप टैरिफ लगाते हैं, लगभग 100% टैरिफ लगाते थे पहले सरकार, अब 50% लगाती हैं। तो ये टैरिफ को आप कम कीजिए, ये भी डिस्प्यूट का विषय है भारत और अमेरिका के बीच में। सोलर प्लेट विवाद, सोलर प्लेट को लेकर के भी भारत और अमेरिका दोनों चले गए थे WTO। अमेरिका इंडिया के खिलाफ WTO गया था सोलर प्लेट को लेकर के। सब्सिडी मुद्दा को लेकर के भी दोनों के बीच में विवाद चलता है। WTO में दोनों ही मुद्दा लंबित है, राइट। सोलर प्लेट विवाद और कृषि सब्सिडी विवाद दोनों ही WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। S-400 मिसाइल, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो, भारत का कहना है कि भारत जो है ना तो अमेरिका के पक्ष में है ना तो रूस के पक्ष में है। हमने जो है अमेरिका के खिलाफ जाकर के हमने S-400 मिसाइल जो है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये हमने खरीदा रशिया से। मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लो पाकिस्तान से एक मिसाइल इंडिया पे छोड़ा गया, तो हमारा जो ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, वो जो मिसाइल पाकिस्तान से इंडिया पे छोड़ा गया है उसको जाकर के आसमान में ही समाप्त कर देगा, आसमान में ही उसको जाकर डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। तो इसे कहा गया है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत अपने पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के बगल में रहता है, दोनों न्यूक्लियर संपन्न स्टेट हैं। तो भारत को जरूरी है कि भारत परचेज करे, भारत रखे S-400 मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राइट।
तो लेकिन अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका का एक एक्ट है काटसा, याद रखना ये भी महत्वपूर्ण है। काटसा अमेरिका का महत्वपूर्ण एक्ट है काटसा, यानी काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट 2017। इस एक्ट के तहत अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो सामान परचेज करते हैं, जो हथियार परचेज करते हैं ईरान से, उत्तरी कोरिया से या रूस से। क्लियर है। काटसा के तहत भारत उन देशों को पे प्रतिबंध अमेरिका उन देशों पे प्रतिबंध लगाता है जो कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करता है या तो ईरान से, या तो नॉर्थ कोरिया से, या रशिया से। तो निश्चित तौर पे भारत पे भी तलवार लटक रही है, अमेरिका भारत पे भी सैंक्शन लगा सकता है, चूंकि हमने अमेरिका के अगेंस्ट में जाकर के S-400 मिसाइल खरीदा रशिया से। तालिबान इशू को लेकर के भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, भारत और अमेरिका के बीच में। जिस तरह से अमेरिका छोड़ के जा रहा है अफगानिस्तान, भारत के लिए निश्चित तौर पे ये चिंता का सबब है। डाटा लोकलाइजेशन को लेकर भी, जैसे बहुत सारे कंपनी, जैसे हम लोग मान लो गूगल पे यूज करते हैं, तो गूगल पे पे जो डाटा यूज होता है, मान लो कि आपने कोई बिल किया गूगल पे पे, आपका नाम, आपका कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, आपके पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये जो डाटा है ये इंडिया में स्टोर होकर नहीं होके ये अमेरिका में स्टोर होता है, राइट। तो अगर आपने कोई बिलिंग किया इन कंपनी पे, फेसबुक पे, गूगल पे पे, तो इनका जो है डाटा स्टोर होगा वो होगा अमेरिका में। भारत का कहना है कि अब ऐसा काम नहीं चलेगा, आप एक काम कीजिए, सर्वर इंडिया में ही स्थापित कीजिए, जो डाटा इंडिया का होगा इंडिया में ही रहेगा। और इसको लेकर के भी बहुत सारा डिस्प्यूट है। ऊर्जा, भारत की ऊर्जा ज़रूरत और ईरान निश्चित तौर पे ईरान हमें सस्ता तेल प्रोवाइड करता था, और अमेरिका के कहने पे फाइनली हम जो है ईरान से तेल परचेज नहीं कर पा रहे हैं। भारत और ईरान के बीच में खटास होने का भी एक रीज़न है अमेरिका। निश्चित तौर पे ये सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट है, विवाद के पक्ष हैं भारत और अमेरिका के बीच में। तो उम्मीद है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट पॉइंट है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, दोनों ही आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, पिछले साल इनर परमिट के बिना घुस आए थे विदेशी। इनर लाइन परमिट क्या होता है? इनर लाइन परमिट क्या होता है? नॉर्मली याद रखना है कि भारत के संविधान में खास करके 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में जनजातीय लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, विशेष व्यवस्था किया गया। यानी मान लो कि एक जनजाति का अगर ये गांव है राइट, तो ये गांव में जो है जनजाति अभी किसी से बात नहीं करते नॉर्मली, राइट। तो जनजाति किसी से बात नहीं करते हैं, उसका एक अपना कल्चर होता है। जैसे तीर रखते हैं अभी भी वो लोग, भाला रखते हैं अभी भी वो लोग। तो उसका जो कल्चर, अपना कल्चर होता है, उस कल्चर को बाहरी व्यक्ति जा कर के उसको डिस्टर्ब ना कर दें। मान लो विदेशी व्यक्ति या इंडियन व्यक्ति उसको जा कर के डिस्टर्ब ना कर दे, वहाँ बस ना जाए, वहाँ लोगों को डिस्टर्ब ना कर दें, किसी तरह से बहका ना दें, राइट। तो इसके लिए जो है सरकार ने व्यवस्था की है इनर लाइन परमिट, यानी वो क्षेत्र जो जनजाति का क्षेत्र है उसको अधिसूचित किया जाता है, उसको शेड्यूल्ड किया जाता है, और कहा जाता है कि ये क्षेत्र शेड्यूल्ड हो चुका है, ये अधिसूचित हो चुका है। इस क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो उससे पहले सरकार से परमिशन लेना होगा। इसी परमिशन का नाम है इनर लाइन परमिट। क्लियर है। अब एक एक्ट देख लो, जिस एक्ट के तहत इसे प्रावधान किया गया था। इनर लाइन परमिट की व्यवस्था जो किया गया वो किया गया था ब्रिटिश सरकार में, जब अंग्रेज की सरकार थी उसी समय व्यवस्था किया गया। और एक एक्ट याद रख लेना, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई थी। देखो, एक बार इसको पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि बहुत अच्छा सा पॉइंट नहीं दिया है। लेखक का कहना है कि कोरोना के बाद की जो संसार की स्थिति होगी, या विश्व की स्थिति होगी, या भारत की स्थिति होगी, तो वहाँ पे जो है ऑनलाइन एजुकेशन बहुत हद तक मैटर करेगा। जिस तरह से ऑनलाइन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से ऑनलाइन अन्य लोग पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत हद तक मैटर करेगा ऑफलाइन एजुकेशन के कंपेयर आफ्टर कोरोना, राइट। और यहाँ पे एक डार्विन के बारे में डिस्कस है।
देखो डार्विन का एक थ्योरी था, बहुत फेमस थ्योरी था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो तंदुरुस्त होगा, जो सर्वाइवल होगा, जो लचीला होगा, राइट, जो अपने आप को परिस्थिति के साथ ढाल देगा, वही व्यक्ति संसार में आगे बढ़ सकता है। तो इसकी भी चर्चा की गई है कि किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन सस्टेन करेगा। एक बार इसको पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये भी नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अमेरिका के अश्वेत नॉर्मली आपको यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, ये डिस्कस करते हैं इस एडिटोरियल को हम, ई कोर्ट की राह में मुश्किलें। ओके, ये क्वेश्चन डिस्कशन करना आवश्यक है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ई कोर्ट का क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या सही है, क्या गलत है, राइट। देखो ई कोर्ट के सबसे पहले क्या लाभ है उसको आप हम देखते हैं। ई कोर्ट का क्या सकारात्मक संदर्भ है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, राइट। पहला जो है कि अदालत में लंबित मामलों में कमी आएगी, यानी ई कोर्ट के माध्यम से घर पे बैठे सुनवाई कर सकती है, घर पे बैठे वकील जो है केस फाइल करेंगे, घर पे बैठे सुनवाई हो सकती है। और इस तरह से जो कमी है, लंबित मामला है, भारत में लगभग 3 करोड़ से अधिक मामला लंबित हैं जो अदालत में फंसा हुआ है। इस मामलों में कमी लाने के लिए ई कोर्ट की आवश्यकता है। दूसरा, नागरिकों की न्याय का सुलभ और सस्ता पहुंच होगा, यानी नागरिक जो है, जो न्यायपालिका जा नहीं पाते थे, घर पे बैठे वो कनेक्ट हो सकते हैं न्यायपालिका से, उसे इजीली न्याय मिल सकता है और वहां तक न्याय तक उसकी पहुंच हो सकती है। ई कोर्ट में मुकदमे को हल करने में तेजी आएगी, नागरिकों की त्वरित न्याय की प्राप्ति होगी, यानी नागरिकों को इमीडिएटली न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा। अदालतों की अवसंरचना में खर्च, यानी अदालत बनाने के लिए जो बिल्डिंग बनाते थे उसमें जो खर्च होता था, इमारत में खर्च होता था, परिवहन में खर्च होता था, स्टाफ में खर्च होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता था, ये सारा का सारा खर्च हमें नहीं करना होगा, राइट। ये खर्च में कमी आएगी, ये खर्च हमें बचेगा। और देखो ये गवर्नेंस का टॉपिक है और इसको किस तरह से इस आर्टिकल में जोड़ा गया है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, और इसी तरह से कनेक्ट करना भी आपके लिए ज़रूरी है। इसको आप जोड़ो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। कैसे जोड़ोगे कि पर्यावरण में सुधार आएगा। कैसे कि जब कोर्ट में प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ पेज का यूज होता है, 1 करोड़ से अधिक पेज का यूज होता है। पेज कहाँ बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, तो पेड़ पौधों से बनते हैं। यानी पेज को बनाने के लिए, पेपर को बनाने के लिए पेड़ पौधे के हमें काटना पड़ता है, राइट, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। अगर ई कोर्ट होगा, सारा काम जो है ऑनलाइन होगा, राइट, तो वहाँ पे हमें पन्नों की आवश्यकता नहीं होगी, वो पन्ने सेव होंगे तो हमारा इन्वायरमेंट भी सुधरेगा। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव पॉइंट है। चुनौती क्या है, क्या डिस्प्यूट है। पहला तो ये है कि आईटी इंडस्ट्रीज भारत में अभी पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। निश्चित तौर पे कुछ शहर जैसे बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ की आईटी इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मान लो मिर्ज़ापुर के छोटे से गांव में, वहाँ के आईटी इंडस्ट्रीज क्या इतनी डेवलप है? बिल्कुल नहीं। कोसी कमिश्नरी का छोटा सा गांव है, एमपी का कोई छोटा सा गांव है जो बैकवर्ड गांव है, क्या आईटी इंडस्ट्रीज वहाँ डेवलप है? बिल्कुल नहीं। आईटी अगर डेवलप नहीं है तो किस तरह से हम न्यायपालिका तक पहुँच पाएंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है, राइट। पिछड़े हुए क्षेत्रों में इंटरनेट का अच्छी तरह से नहीं पहुँच पाना वही बात है। और आज भी अधिकांशतः भारतीय जनता अशिक्षित है। बहुत सारे लोग, अभी भी 50% से अधिक लोग इंटरनेट का यूज करना नहीं जानते भारत में, ये सच्चाई है, राइट। तकनीक में सहज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो कैसे इसको रेगुलेट कर पाएंगे, कैसे इसका लाभ ले पाएंगे, निश्चित तौर पे संशय की स्थिति है। तो ये सारे के सारे चुनौती है जो उसको दूर करने की आवश्यकता है, और चुनौती को दूर करके ही ई कोड को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अधिक सशक्त बना सकते हैं। देखो बिजनेस पॉइंट पे मुझे जो डिस्कस करना है, गुणवत्ता के लिए जेम और क्यूसीआई मिलाए हाथ। तो 2 संस्था है, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और क्यूसीआई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट।
ये दो संस्था पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा, स्टेट पीसीएस ने कई बार क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे इस न्यूज़, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ कहता है कि गुणवत्ता के लिए, पहले तो ये न्यूज़ समझ लो कि न्यूज़ क्या कहता है कि गुणवत्ता स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्वालिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जेम जो है क्यूसीआई के साथ मिल के काम करें, यानी क्वालिटी जो है उसको सर्टिफाइड करे क्यूसीआई, और उस क्वालिटी के आधार पे उस प्रोडक्ट को जेम पे अपलोड किया जाए और जेम के माध्यम से विश्व बाजार उसको परचेज कर सके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिहार का एक जगह है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर की लीची है, मुजफ्फरपुर का एक लीची है, इस लीची उत्पादन होता है लीची, मुजफ्फरपुर के लीची को जीआई टैग मिला हुआ है और इस लीची को डायरेक्टली परचेज किया है जेम के माध्यम से लंदन में बैठा हुआ व्यापारी, राइट। तो इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, यानी जो किसान है उसका डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है विदेश में, विदेश तक वो सामान भेज सकता है, इसलिए दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। देखो क्यूसीआई जो है, सबसे पहले याद रखना, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय गुणवत्ता परिषद 1997 में स्थापना हुई और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ये पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत जो है इसकी स्थापना की गई है। नॉर्मली आपने जो देखा होगा आईएसओ सर्टिफाइड, ठीक है, इस तरह के जितना सर्टिफाइड काम होता है ये सारा का सारा काम जो है मेन भूमिका है इसी का क्यूसीआई का। उसके बाद इसमें जो है भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व जो है, 3 प्रमुख उद्योग हैं जैसे एसोचैम हो गया, सीआईसी हो गया और फिक्की है, इसके द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो बेसिक आपको याद रखना चाहिए 1997 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना किस मिनिस्ट्री के तहत हुई है? इसकी स्थापना हुई है कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत, राइट। और ये जो है सर्टिफिकेशन का काम करता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का काम करता है, क्वालिटी जांच करने की काम करता है, ठीक है। अब देखो जेम क्या है इसके बारे में भी पता हो कि जेम को कहा जाता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय के तहत की गई 2016 में। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो कोई सामान बनाता है वो सामान को जेम पोर्टल पे डाल देता है और जिस व्यक्ति की उसको खरीद की आवश्यकता है वो व्यक्ति डायरेक्टली वहाँ से वो सामान खरीद लेता है। हमने आपको उदाहरण कुछ देर पहले बताया लीची का, लीची किसान उगाते हैं, उसको जो है वो जेम में डाल देता है और जिस व्यक्ति को खरीदना होता है वो खरीद लेते हैं डायरेक्टली जेम से, राइट। ओके, बेसिकली आपको इतना ही जानना चाहिए। जेम की स्थापना 2016 में हुई थी। ऑनलाइन परचेजिंग के लिए ये आवश्यक हैं, जो किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो लोकल लेवल पर मार्केट होते हैं, उसको किस तरह से कंसर्न किया जाए, किस तरह से कोरिलेट किया जाए बाजार के साथ, भारत के बाजार के साथ और विश्व के बाजार के साथ, इसके लिए आवश्यकता है जेम की। और दोनों ही मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती हैं जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री। ओके, आई गेस आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। तो अब क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, राइट। उम्मीद है कि क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया होगा अभी तक। देखो लगातार डेफिनेशन कुछ दिन चेंज हुआ था इसको लेकर के। स्मॉल इंडस्ट्रीज पे वित्त मंत्री का अलग स्टेटमेंट था और एमएसएमई के मंत्री का अलग स्टेटमेंट था। फाइनली जो डेफिनेशन एक्सेप्टेड किया गया वो क्या गया स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कि 10 करोड़ टर्नओवर, 10 करोड़ निवेश होना चाहिए और 50 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है कि 10 करोड़ से कम निवेश होना चाहिए और 50 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए। डिस्प्यूट क्यों है कि विश्व का बाजार जो है, वर्ल्ड का जो मार्केट है वो एक्सेप्ट करता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होगा उसका टर्नओवर 75 करोड़ से कम होना चाहिए, 75 करोड़ से कम होना चाहिए। ये विश्व का मापक है। वर्ल्ड के जो बाजार हैं, वर्ल्ड के जो देश हैं, अमेरिका जैसा देश हो गया, ब्रिटेन जैसा देश हो गया, वो
स्मॉल इंडस्ट्रीज अपने यहाँ कहता है कि उसका टर्नओवर किसी कंपनी का 75 करोड़ से कम होना चाहिए, उसे स्मॉल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो है 50 करोड़ से कम अगर टर्नओवर हुआ तो उसे स्मॉल इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। इसको लेकर के सरकार की आलोचना भी हुई, लेकिन सरकार फाइनली इसी परिभाषा को एक्सेप्ट किया है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज हम उसे मानेंगे जिसमें निवेश 10 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।